नमस्कार। मैं उज्जवल सिंह उमंग एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हम इस वीडियो में त्रिलोचन शास्त्री द्वारा रचित कविता नदी कामधेनु की पाठ और उसकी व्याख्या करेंगे। और आज चूंकि सब कोई जानता है कि विश्व पर्यावरण दिवस है, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर इससे अच्छी कविता हमारे लिए कोई हो नहीं सकती है। और किस तरह से हम अपने प्रकृति को लेकर थोड़ा उतनी सजगता नहीं बरतते जितनी हमें बरतनी चाहिए, जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना भी पड़ रहा है। तो इसी संदर्भ में त्रिलोचन शास्त्री की यह कविता मुझे सहज रूप से आज सुबह ही याद आई। इसके बाद तुरंत मैंने इस पे वीडियो करने की सोचा और मैं आप लोगों के साथ अभी मुखातिब हूँ। तो वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आपसे अनुरोध है मेरा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया साहित्य गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं इस कविता को शुरू करूं, त्रिलोचन शास्त्री के बारे में थोड़ा सा शुरू करूं, तो आप त्रिलोचन शास्त्री कैसे कवि हैं इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। कि उनके बारे में लिखते हुए नामवर सिंह जी कहते हैं कि त्रिलोचन शास्त्री की कविता एक नए काव्य शास्त्र की मांग करती है। अर्थात कि त्रिलोचन की जो समकालीन कवि हैं, जैसे नागार्जुन हो गए, केदारनाथ अग्रवाल हैं, उनकी जो कविता है उसमें राजनीति मुखरता के साथ हमारे सामने आती है। लेकिन जो त्रिलोचन शास्त्री की कविता है उसमें राजनीति उस मुखरता के साथ नहीं आती है, इसमें जन सामान्य की पक्षधरता है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताओं में जन सामान्य की पक्षधरता है और वह इतना प्रगाढ़ है कि हमें उनकी कविताओं में साफ साफ देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में विनोद शाही जी एक जगह लिखते हैं आलोचना के अप्रैल जून 2009 के अंक में कि हर समर्थ कवि के साथ काव्यशास्त्र भी खुद की पुनर्रचना करता है। हर समर्थ कवि के साथ काव्यशास्त्र भी खुद की पुनर्रचना करता है और बदले में सृजन की परंपराओं को काव्य को लौटाता है। परंपराएं काव्य को समृद्ध बनाती हुई अंततः एक दिन रूढ़िवादिता कहें या काव्य रूढ़ियां कहें बन जाती है। पुनः कोई समर्थ कवि या आलोचक एक अन्य काव्य शास्त्रीय पुनर्रचना की जरूरत और वजह पैदा करता है। अर्थात जब तक कवि समर्थ नहीं होगा तब तक उसको एक बनी बनाई ढांचे में, एक बना बनाए फ्रेम में उस कवि को फिट करके और उसका मूल्यांकन किया जाता रहेगा, जिससे कविता सर्वकालिक नहीं हो सकती। हाँ, वह क्षणिक साहित्य जरूर रच सकता है कवि, लेकिन वह एक सार्वभौमिक और एक सर्वकालिक कालजयी साहित्य का निर्माण नहीं कर सकता है। कालजयी साहित्य के निर्माण के लिए जरूरत है कि वह अपनी सीमाओं को, वह अपने कविता के जो आयाम है उसको सोचे और वह अपने आने वाले समय की बात करे। वह उस तत्कालीन समाज की पक्षधरता तो करे ही करे, लेकिन उसके साथ ही साथ वह आने वाले समाज की, जो हमारा परवर्ती समाज है, उसकी भी बात करे। तो इसमें नागार्जुन की यह कविता बहुत ही ज़्यादा, माफ कीजिएगा, त्रिलोचन की यह कविता बहुत ही सटीक हमको लगती है। कविता का मैं पाठ कर देता हूं, तत्पश्चात मैं इसकी व्याख्या पे आऊंगा। कविता शुरू होती है इस तरह से कि नदी ने कहा मुझे बांधो, नदी ने कहा मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और तैर कर धारा को पार किया। नदी ने कहा मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और सपरिवार धारा को नाव से पार किया। नदी ने कहा मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और आखिर उसे बांध लिया। बांध कर नदी को मनुष्य दूह रहा है, अब वह कामधेनु है। यह छोटी सी कविता त्रिलोचन शास्त्री ने लिखी। अब इस छोटी सी कविता के माध्यम से वह कितनी बड़ी बात हमारे सामने वो उपस्थित करते हैं, हमारे विचारशील मन में यह बात रखते हैं कि आप इस पे विचार कीजिए। यह कितना बड़ा चिंतन का विषय है कि यह इस छोटी सी कविता में कितनी ज्यादा बात की जा सकती है। मनुष्य आज कितना स्वार्थी हो चुका है, उसकी वानगी इस कविता में हम
हमको देखने को मिलती है कि जब नदी कहती है कि मुझे बांधो, यानी अगर हम देखें तो हम आए दिन पर्यावरण से हमारा और हमारी सभ्यता जो है, मानवीय सभ्यता जो है, उसके टकराव होते रहते हैं। जो मानवीय सभ्यता है वह अपने आप को विकसित और सुसमृद्ध दिखाने के चक्कर में लगातार पर्यावरण का दोहन करता आ रहा है। उसी का नतीजा हमें समय समय पर महामारियों के रूप में देखने को मिलता है। अभी जैसे हम और आप सभी लॉकडाउन में बंद हैं और देख रहे हैं कि यह महामारी किस रूप से फैली है, कहीं ना कहीं यह हमारे द्वारा पर्यावरण को लगातार किए जा रहे शोषण का प्रतीक है। और उसी का कारण है कि आज हमको यह दिन देखने को मिल रहे हैं कि जब हमने कुछ सोचा नहीं, हमने कुछ समझा नहीं कि किस तरह से लगातार हम प्रकृति का दोहन करते रहे, लगातार उसका बिना यह सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा, हमने कभी इसकी चिंता नहीं की और लगातार हम इसके शोषण में व्यस्त रहे। कोरोना भी इन्हीं में से एक वजह है हमारे सामने कि किस तरह से आज मनुष्य की सभ्यता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। मनुष्य की सभ्यता पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है कि आज सभी मनुष्य प्रकृति को के समीप जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति अपने समीप आने नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हैं जब हम इसके तो देखेंगे कि नदी शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है और नदी के माध्यम से हमको बात बताने की कोशिश की गई है। इस कारण से क्योंकि नदियां जो है वो सभ्यता की प्रतीक है। जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हमारे समाज में विद्यमान है या हमारे सामने जो मौजूद हैं, वह कहीं ना कहीं नदियों से जुड़ी हुई है। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, जितनी भी सभ्यताएं हैं वह सब कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी से जुड़ी हुई है और वह नदियों से उनका जो जुड़ाव है वही कवि को विवश करता है, कवि को बाध्य करता है कि कविता में बिंब जो इस सभ्यता को मनुष्य की सभ्यता को प्रकृति से टकराने का जो वजह है उसमें उसी बिंब का प्रयोग करे जिस बिंब में का प्रयोग सभ्यताओं के लिए किया जाता है। कहीं ना कहीं यह जो कविता है कि जो सभ्यता का संकट है उसको उजागर करती हुई कविता है। इसमें सभ्यताओं का संकट हमारे सामने उपस्थित होता है कि किस तरह से जो सभ्यताएं हैं वह अपने आप को सुसमृद्ध और विकसित दिखाने के लिए प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ करती है और उसका परिणाम हम लोग के सामने है, जो या तो इतिहास के गर्त में है या हमारे सामने वर्तमान में भी मौजूद है। कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। इतिहास की प्रवृत्ति है या प्रकृति है इतिहास की कि वह स्वयं को बार बार दोहराता है। कुछ समय के अंतराल पे वह अपने आप को बार बार दोहराता है। हम देखते हैं कि जो महामारियों का इतिहास है वह कितना लंबा चौड़ा है और हर समय इसका कारण कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही होते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ करने लगते हैं तब कहीं ना कहीं जाकर यह नागरिक सभ्यता पर, मानवीय सभ्यता पर यह संकट खड़ा होता है। और यह संकट कोई छोटा मोटा संकट नहीं, एक महामारी का रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित होता है और हमारे जीवन पर बन आती है। तो हम आते हैं इस कविता पे कि कविता में कहते हैं कि नदी ने कहा मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और तैरकर धारा को पार किया। मनुष्य जो है वह कितना स्वार्थी है, वह अपने हित के बारे में कितना ज़्यादा सोचने लगा है। मनुष्य अपने लिए कितना ज़्यादा करने लगा है। इस अपने के चक्कर में वह अपने आप को हम ब्रह्मास्मि का भाव लेकर, यानी कि जो हूँ मैं ही हूँ, प्रकृति का कोई वो नहीं पावर नहीं है, इस बात को हम जब भुला देते हैं तब जाके प्रकृति का जब हम दोहन करते हैं तो प्रकृति हमसे बदला अवश्य लेती। और प्रकृति का बदला ही अभी हम झेल रहे हैं, जो आज हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। नदी ने कहा मुझे बांध। जो मनुष्य है, नदी ने चुनौती दी मनुष्य को। नदी का अर्थ है ऊर्जा, निरंतरता, प्रवाह। नदी एक ऊर्जा के रूप में हमारे सामने, वह निरंतर बहती रहती है और उससे जो ऊर्जा
प्राप्त होती है वह हमारे नागरिक सभ्यता के लिए एक वरदान के रूप में। प्रवाह उसका मूलभूत लक्ष्य, उसमें अगर प्रवाह न हो तो वह नदी नहीं कहलाएगी, वह झील के रूप में अगर उसका पानी इकट्ठा हो जाए, एक जगह एकत्रित हो जाए तो वह नदी नहीं कहलाएगी, झील कहलाएगी, तालाब कहलाएगा। उसी तरह से सरोवर कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें निरंतरता है, उसमें धार बनी हुई है, वह कभी रुकती नहीं है, अनवरत उसका जो चलना है वह जारी रहे, तब वह नदी कहलाती है। नदी ने कहा मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और तैरकर धारा को पार किया। सबसे पहले मनुष्य व्यक्तिगत रूप से प्रकृति का दोहन करता है, सब अपने आप के लिए सबसे पहले हम दोहन करते हैं, तत्पश्चात हम अपने पारिवारिक और उसके बाद सामाजिक रूप से उसका दोहन करते हैं। हम देखते हैं कि आज पर्यावरण का क्षरण इतना ज़्यादा हो रहा है कि ओजोन लेयर के छेद से लेकर और हमारे जो समय में महामारियों का जो इतिहास है वह भी सभी महामारी और जितनी भी बीमारियां हैं जनित है वह कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण से छेड़छाड़ का ही नतीजा है। क्योंकि जब तक हम पर्यावरण से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पर्यावरण हमारे साथ वह उसका यह प्रकृति है, पर्यावरण का यह प्रकृति है, प्रकृति का यह प्रकृति है कि वह सब कुछ में सामंजस्य बैठा कर रखता है। वह जैसे ही उसका संतुलन बिगड़ता है, जैसे ही हम उससे छेड़छाड़ करते हैं, उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे ही उसका संतुलन डगमगाता है, वह हमारे ऊपर एक संकट लाकर खड़ा कर देता है, जिसके बाद उसका अंततः परिणाम हम ही को भुगतना होता है, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा हम ही को होता है। मनुष्य ने सुना, तैरकर धारा को पार किया, यानी व्यक्तिगत रूप से उसका सबसे पहले दोहन किया उस नदी का। नदी की धारा का अर्थ है, अगर हम यह चैलेंज भी लें कि मैं जिस धारा में इस पल तैरा अगले ही पल उसी धारा में तैरूंगा, तो यह संभव नहीं है। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं कवि कि मनुष्य ने सुना और तैरकर धारा को पार किया। नदी को पार करने का उसको जो अहम है वह उसके मन में आ गया और यह अहम ही अब उसके विनाश का कारण भी बनेगा। इसके आगे वाले बंद में कवि कहते हैं कि नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और सब परिवार धारा को पार की। यानी कि जैसे ही उसने पहले वाले समय अपने आप को विजित समझा, अपने आप को समझा कि हमने जीत लिया है, तत्क्षण उसकी जो लालच है वह बढ़ गई, उसकी जो महत्वाकांक्षा है वह बढ़ गई और उसने अब व्यक्तिगत रूप से नहीं, पूरे पारिवारिक रूप से उस नदी से चुनौती लेने के लिए, उस नदी से भिड़ने के लिए उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए नदी को पार किया, यानी कि उसका दोहन किया। तीसरे बंद में कवि कहते हैं कि नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और आखिर उसे बांध लिया। कैसे बांध लिया? तो आज हम देखते हैं कि नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। नदियों पर बने बांध कुछ और नहीं, पर्यावरण से एक खिलवाड़ और नदियों पर होने वाला सबसे बड़ा अत्याचार है। यह जरूर यह बात अलग है कि जो नदियों पे बांध बनाए जा रहे हैं उससे मानवीय सभ्यता के लिए ऊर्जा का विकास किया जाता है और ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा को वहाँ से निकाला जाता है जो है, और उसके बाद उसका इस्तेमाल हम अपने नागरिक सभ्यता को विकसित करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम यह ध्यान से देखें तो वह हम उसका पर्यावरण का क्षरण कर रहे हैं और उस क्षरण के कारण जहाँ भी हम बांध बनाते हैं वहाँ से हमको कितना नुकसान झेलने को मिलता है, कितने लोग वहाँ से विस्थापित होते हैं, कितने पेड़ पौधे वहाँ से काट दिए जाते हैं, कितने उपजाऊ जमीन उस बांध के लिए जलमग्न हो जाती है, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि। एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न चूक। तो इसी तरह अति का, जब प्रकृति के दोहन का भी अति हो जाता है तब प्रकृति हमसे बदला अवश्य लेती है। तब वह हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करती है कि तुम कौन हो, तुम अपनी औकात देख लो, तुम कितने हो, क्या हो, तुम अपनी बात जान लो। यह प्रकृति
हमको हमेशा सजग करती है कि तुम अपने को जानो, मेरा क्या है, मैं अपना सामंजस्य खुद बैठाने में सक्षम। तीसरे बंद में कहते हैं कि नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना आखिर उसे बांध लिया, बांध कर नदी को मनुष्य दूह रहा है, अब वह कामधेनु है। नदी कह रहा, नदी ने यह अपने आप से कहा कि मुझे बांधो। यह किस अर्थों में कहा गया कि मुझे बांधो? तो नदी ने इस अर्थों में कहा कि जब तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो और उस समय जब मेरा इस्तेमाल करते हो तब तुम्हारे द्वारा किए गए अत्याचारों से मैं क्षुब्ध हूँ। इससे तो अच्छा है, इतने अत्याचार से तो अच्छा है कि तुम मुझे बांध ही लो, अपने पास ही रख लो, अपनी बपौती समझ लो। लेकिन यही जो बात है वह हमारे लिए, नागरिक सभ्यता के लिए कितनी टकराहट की स्थिति पैदा कर देती है, और इसके साथ ही हम कितने उससे हम विचलित हो जाते हैं, कितने प्रभावित होते हैं, यह हमारे सामने देखने को मिलता है। आखिर उसे बांध लिया, बांध कर नदी को मनुष्य दूह रहा है। मनुष्य उस सभ्यता का क्षरण करने के बाद लगातार बार बार उसका उपयोग कर रहा है। आप देखते हैं कि जब हम नदियों में स्नान को जाते हैं तो कितना हम अपने साथ में ऐसे ही नहीं स्नान करते, स्नान करने के बाद बहुत सारा कूड़ा करकट भी उसमें डाल देते हैं और अपने शरीर का जो मैल होता है वह भी उसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद हम जो साबुन और इन सबों का, जो नागरिक सभ्यता के विकास का प्रतीक है, पर्यावरण के दोहन का प्रतीक है, उसका इस्तेमाल कर हम उसी में फिर से उसको पानी में बहा देते हैं और उसे प्रदूषित करते हैं पानी को। जिससे कि अब पानी को जब हम प्रदूषित करते हैं तो हम देखते हैं कि उसी पानी पर निर्भर रहने वाले जितने जीव जंतु हैं उनके ऊपर एक संकट खड़ा होता है। जो जलीय जीव हैं उनके ऊपर संकट खड़ा होता है, और जब जलीय जीवों के ऊपर एक संकट मंडराता है तब हमारे ऊपर भी एक संकट आता है, जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र जो है हमारा, जो पर्यावरण का परिस्थिति, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें डिसबैलेंस होता है। और जो भोजन का जो साइकिल है कि कीट मकोड़ों को सांप खाएगा, सांप को चील खाएगा, चील को कोई और खाएगा, ऐसे करते हुए, या घास फूस को हिरण खाएगी, हिरण को शेर खाएगा, शेर अल्टीमेट हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे प्रकृति ने एक तंत्र बनाया हुआ है, इस तंत्र से हम खिलवाड़ करते हैं। उस जलीय जीव के क्षण मात्र से हम एक नागरिक सभ्यता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वह अनजाने में ही सही, हम अपने आप को विकसित दिखाने में ही सही, लेकिन वह प्रश्न चिन्ह जो होता है हमारे लिए कितना घातक सिद्ध होता है, ये हम देखते हैं। हम आगे देखते हैं कि जो बांध बनाए जाते हैं उससे प्रति वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, यह कितनी विकट रूप ले लेती है, और देखते ही देखते कितनी लाखों जिंदगियां जो होती हैं वह तबाह हो जाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष कभी, अगर हम इसी वर्ष 2020 की बात करें तो इस वर्ष 2 बड़े तूफानों ने भारत को डगमगा कर रख दिया। एक ने पूर्वी तट को और दूसरे ने पश्चिमी तट को। पूर्वी तट पे एम्फेन तूफान ने, जो कि यह हमारे प्रकृति से लगातार हो रहे छेड़छाड़ के ही कारण 129 वर्ष बाद इतना भीषण तूफान हमारे सामने देखने को आता है। इसी तरह शताब्दियों बाद जैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है तो दोबारा हमारे सामने निसर्ग और भी हम जब देखते हैं तो हमारे सामने भूकंप के रूप में, तूफान के रूप में, कीट पतंगों के उत्पात के रूप में, और हमारे जीवन शैली के बदलाव के रूप में यह सामने आता है। जब भी यह प्रकृति का भी इतिहास है कि जब भी हम उसका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं तो वह जब करवट बदलेगा तो वह कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए बदलेगा। तो जब आगे कहते हैं कि नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना आखिर उसे बांध लिया, बांध कर नदी को मनुष्य दूह रहा है।
मतलब लगातार नदी का दोहन कर रहा है। अब वह कामधेनु, कामधेनु के बारे में हम जानते हैं कि कामधेनु एक गाय थी जो लगातार, जिसका अगर हम दूध निकालना चाहें तो निकाल सकते थे। अगर हम देखें तो दूध का निकालना, गाय से दूध का निकालना अपने आप में एक शोषण का प्रतीक है कि हम किस तरह उस गाय का शोषण करते हैं। उस दूध निकालने की प्रक्रिया में जो उसे दर्द होता है, कभी कभी जब हम देखते हैं कि जब उसे भी दर्द होता है वह भी लात चला देती है। यह लात चला देना ही जिस तरह से प्रकृति करवट बदल के हमारे ऊपर एक संकट खड़ा करती है, महामारियों का इतिहास जो हमारे सामने खड़ा कर देती है, वह इन्हीं सबों के गाय के लात मारने के सरीखे हैं। उसी तरह नदी अब कामधेनु है। हम पर्यावरण को लगातार उसका दोहन पे दोहन किए जा रहे हैं। पर्यावरण से लगातार हम खिलवाड़ पे खिलवाड़ किए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि उनके समकालीन जो कवि हैं, नागार्जुन हैं, वह लगातार राजनीति के विपक्ष में मुखरता के साथ, उनकी कविताओं में राजनीति सामने आती है। वह एकदम मुखरता के साथ राजनीति को कोसते हैं और राजनीति के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन त्रिलोचन के यहाँ यह नहीं है। त्रिलोचन गहरे भावबोध के कवि हैं। उनके यहाँ चीज़ों को इतनी सूक्ष्मता से, प्रकृति को इतनी सूक्ष्मता से, जन सामान्य की जो पक्षधरता है उसकी इतनी सूक्ष्मता से बात की जाती है कि वह जल्दी समझ में नहीं आती है। और वह तो जो नागरिक सभ्यता का विकास और विस्तार की जो हमारी नीति है वह हमारे लिए ही कितना घातक सिद्ध होगी, यह हम यहाँ पे देखते हैं। हम देखते हैं कि पर्यावरण जो हमारा है उससे लगातार किया जा रहा शोषण, पर पेड़ों की लगातार की जा रही कटाई आज हमारे सामने। आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और हमने सुबह से ही देखा कि व्हाट्सएप पे लगातार, फेसबुक पे लगातार स्टेटस और पोस्ट डाले जा रहे हैं पर्यावरण के प्रति। और हम ही पर्यावरण के प्रति अगर इतने सचेत होते तो हमको साल में एक बार ही पर्यावरण दिवस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा आज जो पर्यावरण है एकदम खुशहाल होता। आज हम शहरों में देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करके कंक्रीटों का जंगल बनाया जा रहा है। कंक्रीटों का यह जंगल ही देखा जाए तो नागरिक सभ्यता के लिए, मानवीय सभ्यता के लिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब भी कोई संकट खड़ा होता है। अभी का ही दौर देख लीजिए कि जैसे ही कोरोना महामारी ने अपना पैर पसारना शुरू किया, क्या अच्छे, क्या जिनके पास संपदा है वह भी और जो संपदा विहीन है वह भी गांव की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए। क्यों गांव की तरफ पलायन? क्योंकि यहाँ पे गाँव में अभी भी प्रकृति कुछ हद तक बची हुई है जो शहरों में नहीं है। और देखिए महामारियां जो होती है वह शहरों में अभी ज़्यादा तबाही मचा रही है। गांव में यह बात अलग है कि गांव में स्वास्थ्य सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे अगर एक बार वह महामारी फैल जाती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। लेकिन शहरों में जिस तरह से यह महामारियां अपने पैर पसार रही है, यह कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के दोहन का ही प्रतीक है कि हम बार बार और कितने पेड़ों की कटाई करके पेपर मिल और पता नहीं क्या क्या हम वहाँ पे स्थापित करते रहे, उद्योग धंधे और कंक्रीट के जंगल बनाते चले गए। तो यह इससे पहले अगर हम देखें तो 2014 में आई, 2014-15 में आई केदारनाथ की बाढ़, विभीषिका जो थी वह भी हमारे सामने देखने को मिलता है, या 2002 का कच्छ का भूकंप जो था वह हमारे सामने देखने को मिलता। इस तरह से जो जितने भी नागरिक सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह हैं, जितने भी खतरे हैं, उसको कवि ने बहुत पहले ही भांप लिया था। और कवि के मन में यह बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से इतिहास अपने आप को दोहराता है, प्रकृति अपना बदला अवश्य लेती है, प्रकृति जो है वह करवट अवश्य बदलती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं इस कविता में इतना ही बात करना चाहूँगा और इसके बाद मैं इसके व्यवस्थित
आलोचनात्मक टिप्पणियों के साथ कि किसने इस कविता पर किस तरह की आलोचनाएं की हैं, अगले वीडियो में मैं आपके साथ उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। अभी आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग भी पुस्तक विहीन हैं, तो जितना हो सकता है उतना ही हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो आज पर्यावरण दिवस पर इस कविता से अच्छी बात करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं थी, जिस वजह से मैं आपके सामने इस कविता को लेकर उपस्थित हुआ। आप सबों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने साहित्य गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साहित्य गंगा को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।